और फिल्म का कंटेंट ऐसा है जो समाज के लिए, मतलब समाज के अंदर जो एक भाईचारा होता है, समाज को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश होती है, वो नहीं है। तो उस क्राफ्ट का हम क्या करें? वो क्राफ्ट तो खतरनाक है। और इस रूप में मुझे लगता है कि क्राफ्ट की चर्चा कंटेंट के बिना नहीं हो सकती। आतंकवादी कौन है? फलाने प्रदेश का या फलाने देश का है, तो उस देश का, उस प्रदेश का, उस धर्म का जो भी व्यक्ति होगा वो तुम्हारा शत्रु है, क्योंकि उसने 26 लोगों की हत्या कर दी या 40 लोगों को मार दिया। हिंसा हमेशा हिंसा पैदा करती, हिंसा से कोई समाधान नहीं होता। तो अगर आप हिंसा के बदला हिंसा करेंगे तो फिर हिंसा होगी, और ये सिलसिला चलता रहता है। अंदरूनी तौर पर जो प्रचार किया जा रहा था अपर कास्ट के बीच, केवल मुसलमानों के विरोधी नहीं, ये भी था कि अगर मोदी जी को नहीं लाएंगे, अगर आरएसएस बीजेपी को नहीं लाएंगे, तो ये जो दलित पिछले 70 साल में सिर पर बैठ गए हैं हमारे, वो और ज्यादा हावी हो जाए। इसलिए अगर उन्हें सबक सिखाना है और उन्हें उनकी औकात बतानी, तो मोदी को लाना, ये प्रचार आओ। ये सेंसर बोर्ड ने उस पर ऐतराज कि आपने ये जो पाकिस्तानियों की एक बहुत ही अच्छी इमेज फिल्म में गढ़ी है, ये तो हकीकत नहीं। अच्छा। हाँ, उनका कहना है कि हमारा अनुभव तो ये नहीं है। तो आप तो कहा कि क्या करें, तो कहा कि एक डिस्क्लेमर डालिए जिसमें लिखे कि इस फिल्म में जो दिखाया गया है वो तो ठीक है, लेकिन हमारा अनुभव इससे अलग रहा है पाकिस्तानियों के बारे में। ये डिस्क्लेमर उसमें बोला जाता है। ये हमारा सिस्टम, हमारे इंस्टीट्यूशंस ये करवाते हैं, नफरत डलवाते हैं। तो सर, आज सबसे पहले तो ये कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दोबारा हमें वक्त दिया। पहला वाला एपिसोड मेरे लिए बड़ा एजुकेटिव था, मैंने बहुत कुछ सीखा था उससे, और इसी भरोसे कि हम सीख रहे हैं, आपको मैं बार बार चाहूँगी कि आप किंतु परंतु के लिए समय निकालें और हम जैसों को, हमारे बाद वालों को भी सबको सिखाएं समाज को देखने का नज़रिया कला के माध्यम से, और ख़ासकर सिनेमा के माध्यम से। तो सिनेमा की जब हम बात करते हैं, एक डल पीरियड आया था जो लोगों ने हॉल में जाना बंद कर दिया था। उसके बाद दोबारा जब हॉल गए तो हॉल बदल चुके थे, मल्टीप्लेक्सेस आ चुके थे। मल्टीप्लेक्सेस में जाने वाली जो जनता थी, वो जनता थी ही नहीं, वो तो अभिजात वर्ग था, है ना, जिनके पास एक्स्ट्रा बहुत सारा पैसा था। अब फिल्में उनके लिए बने जो मल्टीप्लेक्स में जा सकते हैं, तो वो तो वही फिल्में बनेंगी जो समाज की जो खुरदुरी रियलिटी है उससे कटी हुई होंगी। और वो फिल्में बात को कितना रियलिटी से काट के पेश करेंगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो जो मेरे दर्शक हैं, जो आप लोग देख रहे हैं, फिल्में आप लोग देख रहे हैं, आप किस तरह की फिल्में देखना चाहते हैं और कौन सी फिल्मों में दिलचस्पी आपकी बनी रहती है, ये आज हम लोग इसी पर बात करेंगे। यानी समाज में युवाओं की समस्याएं तो रोज़गार की हैं, सबसे बुनियादी समस्या तो रोज़गार की है, लेकिन जिस युवा की समस्या रोज़गार है, उसके पास तो मल्टीप्लेक्स में जा कर के अपने बारे में फिल्म देखने का पैसा नहीं है। इस कॉन्ट्रडिक्शन को कैसे हैंडल किया जाएगा और उसका नतीजा क्या निकलेगा अगर नहीं हैंडल किया गया तो? आपका सवाल तो बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इस अर्थ में है कि ये तो, इस पर तो दो राय नहीं हो सकती कि हमारे युवाओं की मुख्य समस्या, केंद्रीय समस्या जो है वो तो बेरोजगारी है, कि उसको रोजगार मिले। ठीक है। दिलचस्प बात यह है कि पिछले 12-15 सालों में, इसे दिलचस्प नहीं कहना चाहिए बल्कि कहना चाहिए कि ये आयरनी है, हमारे समाज की विडंबना है कि बेरोजगारी जो है बढ़ी है पिछले 15 सालों में। और वो अपने आज़ादी के बाद के सबसे बुरे दौर में से हम गुजर रहे हैं रोजगार के लिहाज से। और इस लिहाज से अगर देखें तो जैसे सिनेमा करता रहा है हमेशा, अभी के पीरियड को अगर थोड़ी देर के लिए हम छोड़ भी दें तो हमेशा से करता रहा है कि रोजगार पर फिल्में बनाता रहा है, रोजगार से
जुड़े हुए सवालों पर फिल्में बनाता रहा है, किसानों पर बनाता रहा है, मजदूरों पर बनाता रहा है, मेहनत कशों पर फिल्में बनाता रहा है और उनके रोजगार से संबंधित। आप देखिए कि 2 बीघा जमीन हो या मदर इंडिया हो या प्यासा हो, प्यासा का नायक जो है वो है तो शायर कवि है, लेकिन वो बेरोजगार भी है, उसके पास व्यवसाय नहीं है और कोई बेरोजगार नायक बने ये आज हम सोच भी नहीं सकते, जबकि वो किसी जमाने में ये बहुत सामान्य सी बात थी। रोजगार छीना जाना एक बड़ा प्रश्न होता था। 2 बीघा जमीन के किसान का तो यही है ना कि उसकी जमीन छीन ली गई है, ठीक है। और इसी तरह से नया दौर में जो तांगा चलाने वाला है उसे ये डर है कि बस के आने से मेरा धंधा बंद न हो जाए। तो किसी जमाने में, जिसे हम नेहरू एरा कहते हैं, किसी जमाने में ये बड़े सवाल हुआ करते थे और ये सवाल आप ये देखिए कि एक लंबे समय तक चले। जैसे हम पैरेलल सिनेमा का दौर कहते हैं, समानांतर सिनेमा का दौर, उस समय भी ये सवाल बने रहे। लेकिन ये सवाल जब भूमंडलीकरण का दौर आया, यानी 1990 के बाद में, उस समय फिर ये सवाल हाशिए पर चले गए। यानी कि फिल्में तो बनी, फिल्मों में रोजगार के सवाल भी आए, लेकिन रोजगार के सवाल वाली जो फिल्में थी वो हाशिए पर रही, वो केंद्र में नहीं रही। और इसलिए धीरे धीरे, और अब तो ये बिल्कुल ही एक तरह से ये मान लिया गया है कि ऐसे सवालों पर, मुझे एक बात याद आती है, अरुण जेटली जो बीजेपी के एक बड़े नेता थे, और किसी ज़माने में उन्होंने एक बात कही थी कि सरकार का काम थोड़ी है ब्रेड बनाना, ठीक है। तो सरकार का काम क्या है? अगर सरकार लोगों की रोजी रोटी की चिंता नहीं करेगी तो कौन आएगा? क्या सरकार का काम सिर्फ आस पड़ोस से युद्ध करना ही है? सरकार का काम बुनियादी तौर पर यह है कि जो उसे वोट देने वाला नागरिक है, जो उसे सत्ता में लेके आया है, उसके सुख दुख की चिंता करना, और वो सुख दुख की चिंता जो है वो कम हो गई है। लेकिन अब भी मेरा अपना विचार है कि कुछ ऐसे फिल्मकार हैं जो इस तरह के सवालों को उठाते हैं और उठाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास फिल्मों के लिए जो पूंजी चाहिए, फिल्मों में लगाने के लिए जो निवेश चाहिए, जो इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो उनके पास नहीं है। कोई भी जो फिल्म के लिए पैसा लगाना चाहता है, उसकी ऐसे सवालों पर, जो सोशल इशू हैं, जो इकोनॉमिकल इशू हैं, उन पर पैसा लगाने के लिए वो तैयार नहीं होते। अभी एक शानदार फिल्म आई होम बाउंड, और उसको धर्मा प्रोडक्शन ने किया। मेरे लिए यही चौंकाने वाली बात थी कि धर्मा प्रोडक्शन होम बाउंड जैसी शानदार फिल्म, और सच पर और इतने प्यारे अंदाज में कही गई बात है कि उसने किसी के विरुद्ध नफरत भी नहीं फैलाई, लेकिन मैसेज पूरा दिया। उसमें जाति का सवाल भी है, उसमें सांप्रदायिकता का सवाल भी है, उसमें गरीबी का सवाल भी है, उसमें विस्थापन का सवाल भी है, उसमें कोविड को जिस तरह हैंडल किया गया वो भी है। सारे जो आज के ज़रूरी सवाल हैं वो हैं, लेकिन नफ़रत किसी के लिए नहीं है, सरकार के लिए भी नहीं है ना। ये फिल्म का रिस्पॉन्स, और जो नफ़रत और एजेंडा ड्रिवन फिल्में हैं जो एक माइंडलेस वायलेंस पेश कर रही हैं, नफ़रत पेश कर रही हैं, लगातार ये बता रही हैं कि अपने अंदर ही, देश के अंदर ही कुछ आइडेंटिटीज़ ऐसी हैं जो बहुत ख़राब है, जिनसे आप नफ़रत कीजिए। मैंने सुना है जो दूसरी धुरंधर आई है उसमें सिख और मुसलमान दोनों आइडेंटिटीज़ को बहुत क्रूर दिखाया है। तो आपको लगता है कि कहाँ से हिम्मत आई होगी धर्मा प्रोडक्शन को होम बाउंड बनाने के लिए? ये धर्मा प्रोडक्शन नहीं है, खैर बहुत अच्छा काम किया। धर्मा प्रोडक्शन और ये आदित्य चोपड़ा जो हैं, ये भी बहुत बड़ी, मतलब कहना चाहिए कि प्रोडक्शन यशराज, उनका बेटा जो आजकल चला रहा है, ये लोग बीच बीच में ऐसी कुछ फिल्में बनाते हैं। जैसे धर्मा प्रोडक्शन ने इनको बनाया, निश्चित रूप से इस बात का ध्यान रखते हुए वो करते हैं कि हमें आर्थिक रूप से नुकसान ना हो। लेकिन और दूसरा जो ध्यान रखते हैं, आजकल क्या है कि
कोई भी फिल्मकार जो है, प्रोड्यूसर है, वो इस बात का जरूर ध्यान रखता है कि मैं किसी विवाद में न फंस जाऊं। विवाद का मतलब है कि सबसे पहले तो इस बात का खतरा रहता है कि सेंसर बोर्ड में ही मेरी फिल्म न फंस जाए, ठीक है। दूसरा, उसे खतरा रहता है कि समाज का कोई एक हिस्सा डंडा लेके खड़ा हो जाए कि तुमने हमारी भावनाओं को आहत कर दिया है, कोर्ट में पहुंच जाए, तो वो जो लाखों लाख रुपए लगे हुए हैं उसकी फिल्म में, वो खतरे में पड़ जाते हैं। तो वो ये चाहते हैं कि हम ऐसी फिल्म बनाएं जो किसी को हर्ट न करे, हैं, और फिल्म जो है दर्शकों तक पहुंच भी जाए और हमारी कमाई भी हो जाए। तो ये सीधा सा गणित होता है। ये एक व्यापारी का गणित है, ये कलाकार का गणित नहीं है, ठीक है ना। तो व्यापारी का गणित है। और सिनेमा एक ऐसा माध्यम है जिसमें काफ़ी बड़ी पूंजी की ज़रूरत होती है। इसलिए आप कलाकार होकर फिल्म प्रोड्यूस नहीं कर सकते। और अब मुश्किल ये हो रही है कि अगर आप कलाकार हैं तो आपको ऐसा प्रोड्यूसर मिलना भी मुश्किल है। लेकिन एक और सवाल है जो आमतौर पर हमारा ध्यान नहीं जाता, वो यह है कि अल्टीमेटली क्या होता है कि फिल्मकार ये चाहता है कि एक फिल्मकार के तौर पर मेरी एक अपनी खास छवि बने। मतलब ऐसी छवि ना बने कि 10 साल बाद में भूल जाएं लोग। यशराज जो थे भी, यश चोपड़ा, उन्होंने फिल्म बनाई थी 60s में, धूल का फूल। आज भी लोग याद करते हैं उसे, हैं। 50 से ज़्यादा दशक हो गए हैं वो फिल्म। जब मैंने देखी थी तब मैं छोटा था, लेकिन मुझे अब भी उसके कुछ दृश्य याद है। और वो गीत तो अब भी लोगों की जबान पर है कि तू हिंदू बनेगा या न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है। तो फिल्म कुछ ऐसी बनाई जाए जिसे अल्टीमेटली इतिहास में एक जगह बने। गुलशन नंदा ने कई उपन्यास लिखे जिसकी एक एक एडिशन 5-5 लाख का बिका है, लेकिन प्रेमचंद तो वो नहीं बन सके। तो इसलिए जो बड़ा फिल्मकार होता है वो ये जरूर सोचता है कि मेरे माध्यम से कुछ ऐसी फिल्में तो जरूर आए जिसे लोग याद रखें। ये चेतना सब में नहीं होती, ये चेतना उसमें हो सकती है जो लंबे समय से सिनेमा की दुनिया से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो जानता है कि कौन सी फिल्में हैं जो बची रहती है और कौन सी जो है कूड़ेदान में चली जाती है। तो होम बाउंड के पीछे पैसा लगाने का एक है। दूसरा एक और बड़ा होम बाउंड के संदर्भ में, होम बाउंड, मसान, झुंड, ये सब फिल्में जो है, सैराट, इनका एक दर्शक हो गया जो आज से 40 साल पहले नहीं था। जो समाज का हाशिए पर बैठा हुआ जो वर्ग था, दलित, पिछड़े, उनके बीच में शिक्षा पहुंची है। और वो अब बहुत बड़ी तादाद में, उसमें एक मध्य वर्ग बना है। सोशल कॉन्शियसनेस भी उनमें आई है, सामाजिक चेतना भी उसमें है। वो देखना चाहते हैं इस तरह की फिल्में, और वो देखना चाहते हैं। तो अगर आपको उस बहुत बड़े वर्ग तक पहुंचना, और पैसा भी है, सबसे बड़ी बात है कि जो आप कह रही थी कि वो इस तरह के सिनेमा हॉल में जाने की हैसियत रखते हैं, अब उनके अंदर ऐसी हैसियत रखने वाले लोग भी हैं। तो फिर डिमांड जो है उस तरह की फिल्मों की एक मांग बनती है, एक सामाजिक मांग बनती है। तो उस सामाजिक मांग के लिए भी ये जरूरी है कि फिल्म बनाए। और वो फिल्म तो जाहिर है कि वही लोग बना सकते हैं या वही प्रोड्यूस कर सकते हैं जो पूंजी लगाने की स्थिति में हो। ये जो होम बाउंड का डायरेक्टर है नीरज गैवान, ये नीरज गैवान इससे पहले मसान भी बना चुके हैं और कई और फिल्मों के साथ भी जुड़े रहे हैं। तो उनकी क्षमता को ये लोग परिचित हैं, जानते हैं कि ये अच्छी फिल्म बनाएंगे, इन्हें समझ है। मेरे जहन में एक सवाल ये आता है कि सिनेमा आज के दौर में जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है
वो बहुत हिंसक फिल्मों के लेकर के चर्चा में है। उन हिंसक फिल्मों में कुछ सीधे से एजेंडा ड्रिवन है, कुछ प्रकारांतर से प्रॉक्सी में एजेंडा ड्रिवन है। ठीक है, हमने देखा कबीर आई, एनिमल आई, और उसके अलावा सीरीज़ अब आ रही है, धुरंधर फिल्म में आई हैं। इन सब फिल्मों में आप इनको क्या क्राफ्ट की नज़र से, स्टोरी टेलिंग के नुएंसेस की नज़र से और सिनेमेटोग्राफी की नज़र से, संगीत की नज़र से देख पाते हैं, या इन सब के ऊपर एजेंडा हावी हो जा रहा है? देखिए, ये आमतौर पर एक आर्गुमेंट दिया जाता है, धुरंधर के संदर्भ में भी दिया गया है और इस तरह की कुछ और फिल्मों के संदर्भ में भी, कि फिल्म तो अच्छी नहीं है लेकिन क्राफ्ट बहुत गजब का है, बहुत ही अच्छा है। मैं इस बात में यकीन नहीं करता। एक हिंदी के लेखक थे, उन्होंने एक पुस्तक पर, काव्य पुस्तक पर लिखा कि ये सेब की तरह है, एप्पल की तरह, जिसमें कीड़े पड़े हुए हैं। ठीक है ना? तो अगर क्राफ्ट बहुत अच्छा है तो और फिल्म का कंटेंट ऐसा है जो समाज के लिए, मतलब समाज के अंदर जो एक भाईचारा होता है, समाज को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश होती है, वो नहीं है, तो उस क्राफ्ट का हम क्या करें? वो क्राफ्ट तो खतरनाक है। और इस रूप में मुझे लगता है कि क्राफ्ट की चर्चा कंटेंट के बिना नहीं हो सकती। सबसे पहले ये सोचना होगा कि ये फिल्म कहना क्या चाहती है, और ये कहना जो चाहती है उसके अनुकूल क्राफ्ट है या नहीं। अगर क्राफ्ट आपको अलग से आकृष्ट कर रहा है तो इसका मतलब वो फिल्म की बुनियादी कमजोरी है। सबसे अच्छा क्राफ्ट वो होता है साहित्य में और सिनेमा में भी, जो आपको उससे भुलाए रखे। आप जब फिल्म देखने जाएं तो आप क्राफ्ट को न देखें, फिल्म को देखें, आप उसके तथ्य को देखें। हाँ, एक क्रिटिक के तौर पर बाद में हो सकता है कि आप अभिनय पर बात करें, आप संगीत पर बात करें, आप संवाद पर बात करें, वो सब कर सकते हैं अलग अलग, लेकिन वो बात करने का मतलब केवल उसे और बेहतर ढंग से समझना है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आपने वो फिल्म देखी भी होगी, साहब बीबी और गुलाम, मीना कुमारी की। ठीक है, अब मीना कुमारी की जो पीड़ा है छोटी बहू के रूप में, वो पीड़ा जो है पूरी फिल्म के अंदर, अगर उस समय हमें ये ध्यान जाए कि वाह मीना कुमारी ने क्या अभिनय कर रही है, तो फिर वो नहीं है। हाँ, ये संभव है कि फिल्म देखने के बाद हम कहें कि छोटी बहू के रूप में मीना कुमारी ने बहुत अच्छा अभिनय किया, लेकिन फिल्म देखते हुए हमें वो छोटी बहू भी लगनी चाहिए और हम उसकी पीड़ा के साथ अपने को जोड़ना चाहिए। मीना कुमारी के अभिनय की सफलता इसी में होगी, और यह हर फिल्म के साथ है। कोई भी बेहतर फिल्म जो है वो इस तरह की होगी कि जिसमें कंटेंट जो है वो उससे आप जुड़ें। लेकिन इसके विपरीत एक और बात भी है कि आपको कहानी तो समझ में आ रही है, लेकिन फिल्म के तौर पर नहीं। ये उदाहरण मैं फिर साहित्य से दूंगा क्योंकि मैं साहित्य का विद्यार्थी हूं। अगर आप प्रेमचंद के उपन्यास गोदान को गुलशन नंदा के उपन्यास की तरह पढ़ते हैं तो आप समझ ही नहीं सकते कि प्रेमचंद गोदान में कहना क्या चाहते। ये बहुत जरूरी है कि आपके अंदर ये लियाकत होनी चाहिए कि आप गोदान को पढ़ने की क्षमता अपने अंदर पैदा कर चुके हो, आप होरी के साथ अपने को जोड़ चुके हो। आप सिर्फ ये देखें कि देखो अभी ये वहाँ जा रहा था, अब देखो अपनी बीबी के साथ कैसे बात कर रहा है, ये नहीं चलेगा। एक उत्कृष्ट फिल्म, एक उत्कृष्ट साहित्यिक रचना जो है वो अपने में इस तरह से होती है कि उसका कंटेंट जो है वो हमेशा
आपको जोड़े रखता है, आपको बांधे रखता है। और वो इस रूप में बांधे रखता है कि वो आपके आसपास की दुनिया के बारे में आपको एक समझ भी देता है, एक ऐसी समझ देता है जो कहीं न कहीं आपको उसके प्रति, उसके vis-a-vis आपको एक क्रिटिकल अप्रोच भी देता है, केवल इमोशनल नहीं, एक क्रिटिकल अप्रोच भी देता है। ठीक है? सर, हम लोग आइडियलिज्म की बात करते हैं बहुत बार। उस आइडियलिज्म को लेकर के एक ये कन्फ्यूजन है कि मनोरंजन में आइडियलिज्म की डोज होनी ही नहीं चाहिए। मनोरंजन मनोरंजन है। मैं आपको बताऊं, एक महफिल में मैं एक हफ़्ता पहले बैठी हुई थी जहां बहुत बड़े बड़े समाज के बड़े लोग बैठे हुए थे। उनमें से एक सज्जन, उन्होंने, जो कि खुद स्कूल चलाते हैं और बहुत महंगे वाले स्कूल चलाते हैं, उनकी सीरीज़ है स्कूल की, और इसी उत्तर भारत में, उन्होंने तारीफ़ की धुरंधर की, और फिर उन्होंने कहा कि ये तो प्योर मनोरंजन है, उसमें ये सब मत देखो कि उसमें वायलेंस कितना है। तो मेरे कान खड़े हुए कि एक इंसान जो स्कूल चलाता है बच्चों का, वो उनके यहाँ गांधी जी के कोट्स भी लिखे होंगे, गौतम बुद्ध के कोट्स भी, महावीर भगवान के कोट्स भी लिखे हुए होंगे, कुछ संविधान की बातें भी लिखी हुई होंगी, जो स्कूल के लिए आदर्श चीज़ें हैं वो सब करते होंगे। तो ऐसे इंसान ने जब इसको कंटेंट को डिस्कनेक्ट कर दिया, उसके अंदर के जो वो है डिलेमा है कि भाई वायलेंस इज़ मोनेटाइज्ड, वायलेंस इज़ अर्थव्यवस्था, इज़ इकोनॉमी, वायलेंस कैन लीड टू प्रॉफिट मेकिंग। तो ये जो एक समाज ऐसा बना, और वो मेरी ही उम्र के हैं, वो कोई बहुत बुजुर्ग नहीं है, बहुत जवान नहीं है। मुझे ये लगा कि क्या उनको अपने बच्चों के प्रति कोई फिक्र नहीं, उनको नहीं लगता है कि कभी वो वायलेंस का शिकार हो सकते हैं। कि जो बदले पर आधारित फिल्में बन रही हैं कि किसका बदला किससे लेना है, ये सब कुछ गड़बड़ हो रहा है इन फिल्मों में। लेकिन एक ऐसा इंसान जो खुद सीरीज़ ऑफ स्कूल रन कर रहे हैं, मालिक हैं स्कूलों के, वो इस बात का बुरा नहीं मानते कि वायलेंस इतना ज़्यादा है, उसको मनोरंजन की ही तरह देखते हैं। क्या बदल गया? ये बड़ा इम्पोर्टेंट है सवाल। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आमतौर पर मनोरंजन को मन बहलाव की बात समझी जाती है, कि जो हमारा मन बहला दे। यानी कि हम एक चुटकुला पढ़ते हैं, लतीफ़ा पढ़ते हैं, अच्छा लगता है, 2-4 जनों को सुनाते हैं और बात ख़त्म हो जाती है। ठीक है? लेकिन लतीफ़े भी इतने आसान नहीं होते, क्योंकि आमतौर पर अगर हम लतीफ़े पर सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमें मालूम पड़ेगा कि ज़्यादातर लतीफ़े औरतों के खिलाफ होते हैं। हर लतीफ़ा जो है वो कुछ न कुछ सामाजिक सच्चाई को या तो छुपाता है या उजागर करता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। मनोरंजन, नंबर एक तो वो मनोरंजन किस तरह का कर रहा है। अगर हमें मनोरंजन के नाम पर समाज की सच्चाइयों को छुपाने का काम किया जा रहा है, तो इसका मतलब उस मनोरंजन के पीछे उद्देश्य है। दूसरा एक और बात है कि ऐसा नहीं है कि हम हर चीज़ से मतलब हमारा मनोरंजन होता हो, हर चीज़ से नहीं होता है। जो ये दावा करते हैं कि हम तो फिल्म देखने जा रहे हैं मनोरंजन के, वो ये कैसे भूल सकते हैं कि एक बहुत ही क्रूर ढंग से हत्या हो रही है उनकी आंखों के सामने, ये जानते हुए कि वो फिल्म है और वास्तविक नहीं है। लेकिन कहानी में तो वो वास्तविक है, कहानी में तो वास्तविक है। और जिसकी हत्या की जा रही है उसको किस आधार पर क्यों हत्या की जा रही है। एक ऐसा समाज क्या हमें चाहिए जहां पर किसी की भी, अगर वो अपराधी भी है, तो किसी को किसी की हत्या करने की छूट होगी? क्या हम उस मानसिक दशा में पहुंच जाएंगे जैसा कि अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप है, जो इस बात से खुश हो कि उसने 250 लड़कियों की हत्या कर दी, बच्चियों की 7 से 12 साल की उम्र की? अगर वो मनोरंजन है तो ये मनोरंजन तो बहुत भयानक है। ये मनोरंजन तो आप आज मनोरंजन कर रहे हैं, कल को वो मनोरंजन आपके घर तक पहुंच सकता है। यही सवाल कि ये क्या इन लोगों को जो इसको करते हैं और जो इसको पसंद करते हैं, इस मनोरंजन को पसंद करने वाले लोगों को ये यकीन है कि ये मनोरंजन उनके घर तक नहीं पहुंचेगा, उनकी अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंचेगा, उनके नाती पोते इसका शिकार नहीं होंगे। ये तो कहीं ना कहीं तो ये मन में बैठ गया होगा ना। अगर उनको ये लगता कि ये कितना भी
दिलचस्प अंदाज में फिल्माया गया मनोरंजन है, लेकिन ये कभी पलट के मेरे बच्चों के साथ भी हो सकता है, तब तो वो ये कहते कि नहीं, समाज में इस तरह का वायलेंस नहीं चाहिए। उसमें ये आप जो बात सही कह रही हैं, जब मैं ये सोचता हूँ कि जो हिंसा हो रही है वो हिंसा मेरे साथ नहीं होगी, क्योंकि मैं बहुसंख्यक समुदाय का हूँ। मैं तो तब मैं क्या कह रहा होता हूँ, मैं बहुसंख्यक समुदाय का हूँ, इसलिए मैं उस समुदाय से हूँ जो हत्या कर रहा है। वो हिंदुस्तान के संदर्भ में हो सकता है, पाकिस्तान के संदर्भ में हो सकता है, अमेरिका के संदर्भ में, कहीं से भी, ठीक है। लेकिन बहुसंख्यक समुदाय से भी तो मरते ही हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल। और जब मरते हैं तो वो बच्चा आपका नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी? वो 10 ही मरे, दूसरे के 100 मरे, लेकिन वो 10 तो। और उस माँ से पूछिए जिसका एक बच्चा जाता है, वो इस बात की नहीं गिनती कर, ठीक है मेरा एक बच्चा मरा है लेकिन उनके तो 10 मरे हैं। ये तो तर्क नहीं चल सकता, ये कभी भी नहीं चल सकता। इसलिए मुझे वो राष्ट्रगीत बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो कहता है एक एक को 10-10 को मार के एक जना मर गया, वो ये मेरे वतन के लोगों। उसकी वो पंक्तियाँ मुझे पसंद नहीं है। इसलिए पसंद नहीं है कि ये हम कैसे एक इंसान के नाते ये कैसे कह सकते हैं कि हमने 10 को मारा और उन्होंने वो तो एक जन को ही मार सके। हत्या करना मनुष्य द्वारा वो कभी भी गर्व की बात नहीं हो सकती, चाहे वो शत्रु की हत्या ही क्यों ना हो। आप सही कह रहे हैं, क्योंकि पद्मावत के समय में जो एक सामाजिक बवाल मचाया गया था, उसमें एक जाति विशेष के लोगों ने स्कूल बस पे हमला किया था, और इसीलिए मैं यहाँ पर स्कूल को ला रही हूँ। आपने भी ट्रम्प का जिक्र किया, स्कूल की बच्चियों को मारा गया। तो ये जो बच्चों को किसी को उस बस में सभी बच्चे थे, सिर्फ वो बच्चे नहीं थे जिनसे वो नाराज़ थे, उस वर्ग के बच्चे नहीं थे। तो वो जो सेना थी, तथाकथित सेना, जो कभी किसी सामाजिक बुराई से नहीं लड़ती, वो तथाकथित सेना जो देश की रक्षा के लिए कभी बॉर्डर पे नहीं जाएगी, वो तथाकथित सेना आम नागरिक के बच्चों के बस पर हमला किया था उसने। तो यही सवाल है कि फिर ये जो बदला लेने वाली जो फिल्में बन रही हैं, जिनकी बाढ़ आ गई है, आप ये देखिए ऐसी ऐसी फिल्में बन रही हैं जिनको देखने के बाद दर्शक उद्वेलित होकर के वहीं से नारेबाजी, हॉल से नारेबाजी करके कहता है कि अब हम बाहर निकल करके मुस्लिम समाज की महिलाओं का रेप करेंगे, उनका बलात्कार करेंगे, उनकी हत्या करेंगे। जो कश्मीर से शुरू हुआ, कश्मीर फाइल से शुरू हुआ, फिर केरला स्टोरी तक पहुंचा ये मामला। अब और ये फिल्में आई हैं धुरंधर, इसमें भी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है। सिख क्रूर होते हैं, मुसलमान क्रूर होते हैं, और जो बहुसंख्यक समाज में बड़ा अच्छा होता है, वो सिर्फ बदला लेता है। बदला क्या है? बदले को मोनेटाइज किया गया है। बदला एक दुधारू गाय बन गई है फिल्मों में। सर, बदले को बताइए, क्या है ये बदला? बदला क्या है कि ये दरअसल तो एक फिल्मी फॉर्मूले की तरह लगता है, और हमें बहुत ही लॉजिकली भी सही लगता है। सिस्टम फेल है, इसलिए बदला आप ही लेंगे। लॉजिकली इसलिए सही लगता है कि हमें जब ये लगता है कि हमारे साथ ऐसा हुआ। आप देखेंगे कि अमिताभ बच्चन की एंग्री यंग मैन वाली जो भी फिल्में हैं, वो सब इसी प्रतिशोध पर, इसी बदले पर निर्भर आधारित है कि मेरे माता पिता को मार दिया गया, इसलिए अब मैं उस व्यक्ति से बदला लूँगा। ठीक है। अब एक सामान्य सी बात है कि वो बदला लेने निकलेगा, एक लंबे से, और पूरी कहानी इसी पर निर्भर करेगी कि वो बदला लेने निकलेगा और फिर मारेगा उसको। ठीक है। एक कहानी लिखी थी भीष्म सानी ने विभाजन के समय, अमृतसर आ गया। अमृतसर आ गया, हाँ। और इस तरह की कई कहानियाँ, केवल अमृतसर आ गया ही नहीं, कई और भी कहानियाँ लिखी गई, जिसमें एक सरदार जी केवल इसलिए रेल में यात्रा करते हैं कि वो ये ध्यान रखें कि जैसे हमारे लोगों की हत्या हुई है वैसे किसी और की हत्या ना हो, वो तो मैं बचाऊँ उसे। ये महत्वपूर्ण है। और अभी जो फिल्म बनी 21 है, जिसमें जिस पाकिस्तानी सैनिक के हाथों यहाँ के एक सैनिक के 21 साल के बच्चे की हत्या हो जाती युद्ध के दौरान,
हैं, उन दोनों का जो मिलन है, जिसमें वो बताता है बहुत ही मतलब अपराध बोध के साथ कि आपका बेटा जो है मेरी गोली से मारा गया था। उस समय उस पिता के द्वारा जो भावना व्यक्त की गई वो बदले की नहीं थी। वो उसके कंधे पर हाथ रखता है और सवाल जो पैदा होता है उस समय वो कि युद्ध होते ही क्यों है। तो सवाल तो ये पैदा होना चाहिए कि हमारे बीच में इस तरह के प्रतिशोध की भावना क्यों पैदा हो, जिसमें हम एक के बदले दूसरे को मारें और दूसरे के बदले तीसरों को मारें। और ये भी महत्वपूर्ण है कि ट्रंप का बेटा युद्ध में नहीं मरेगा, नेतन्याहू का बेटा युद्ध में नहीं मरेगा। और तब महात्मा गांधी की वो बात याद आती है जो बाइबिल से उन्होंने ली थी कि अगर हम एक दूसरे की आंख फोड़ना शुरू करेंगे तो दुनिया एक दिन अंधी हो जाएगी। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि प्रतिशोध की भावना जो है, अगर वो एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला जो है अल्टीमेटली हिंसा को बढ़ाने वाला ही होगा और उसी से मनोरंजन होगा। क्योंकि आज अगर एक के बदले एक की हत्या से आप आह्लादित होते हैं अंदर से, तो नहीं होंगे दूसरे साल आप उससे ज़्यादा हिंसा चाहिएगी आपको, आप और बड़ी हिंसा चाहिएगी आपको, और क्रूर ढंग से हिंसा चाहिए। तो यही हुआ है ना, हमारी OTT सीरीज़ में हिंसा 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 आई, और बदले वाला जो फॉर्मूला जिसको आपने कहा कि ये फिल्मी फार्मूला है, ये आपको कहाँ से इसकी शुरुआत दिखती? क्योंकि बदला जब व्यक्ति लेने लगता है तो यानी कि सिस्टम में उसका यकीन नहीं है, वो सिस्टम से नाउम्मीद हो चुका है। ये जो फिल्में हमने देखी, सिंघम विंघम टाइप की फिल्में जो हैं, वो भी ये बताती हैं कि वर्दी में भी जो है वो भी सिस्टम के अंदर रह करके काम नहीं कर पा रहा है। और ऐसी बहुत सी फिल्में आई हैं जो कहती हैं कि वर्दी वाला आदमी भी न्याय और व्यवस्था के ज़रिए न्याय तक नहीं पहुंच सकता। तो ये मुझे मदर इंडिया याद आती है। वहाँ पर महाजन के क्रूरता का बदला लेने के लिए जब बेटा खड़ा होता है और उसकी बेटी को उठा लेता है, ठीक है, तो ये माँ अपने उस बेटे को गोली मार देती है, कहती बदला नहीं लोगे तुम। हम तो ये वाले समाज भी थे ना। ये यहाँ से लेकर के धुरंधर तक क्या यात्रा है हमारी। इसके पीछे 2-3 वजह है। एक बड़ी वजह तो जो आपने बताई, एक बड़ी वजह तो ये है कि हमारा राजनीतिक सामाजिक जो ढांचा है वो उसकी नाकामयाबी है। लोगों को धीरे धीरे बहुत कुछ ऐसा बिगड़ा है जिसके कारण लोगों का विश्वास इस व्यवस्था पर कमज़ोर हुआ है और उन्हें लगता है कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये एक यथार्थ, ये वास्तविकता है। खास तौर पर ये उनकी वास्तविकता है जो कमज़ोर है, जो गरीब है, जो कहना चाहिए कि अक्षम है, मतलब जिनके पास क्षमता नहीं है न्याय हासिल करने की, पावरलेस है। उन लोगों के साथ ये बहुत हुआ है। मामूली किसान के साथ हुआ है, मामूली मजदूर के साथ हुआ है, लोअर मिडिल क्लास के साथ हुआ है, औरतों के साथ हुआ है, दलितों के साथ हुआ है, अल्पसंख्यकों के साथ हुआ है। ठीक है, अगर आप 60-70 के दौर की फिल्मों को देखें तो उस समय जो पॉपुलर सिनेमा है वो और जो पैरेलल सिनेमा है उनकी तुलना करके देखें, दोनों जगह ये जो सिस्टम की नाकामयाबी है वो दोनों जगह। एक जगह सिस्टम की नाकामयाबी को जो है वो एक बड़े आंदोलन में परिवर्तित करती हुई भी दिखाई देती है, जैसे पैरेलल सिनेमा में। हाँ, पैरेलल सिनेमा में जैसे हम श्याम बेनेगल की फिल्मों के उदाहरण लें। श्याम बेनेगल की फिल्म जो दूसरी फिल्म थी अंकुर के बाद में, निशान, जिसमें एक अध्यापक की पत्नी को उठा लिया जाता है। जाहिर है कि वो अध्यापक तो प्रतिशोध नहीं ले सकता अकेला, वो जमींदार है, ताकतवर है, बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन वो अपने उस गांव के लोगों को जो है एकजुट करता है, उनको तैयार करता है और वे सब लोग मिलके उस जमींदार की हवेली की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है ना, यानी कि एक
एक मतलब कहना चाहिए कि जागृति पैदा करता है, सामूहिक जागृति, सामाजिक आंदोलन जैसा। सामाजिक आंदोलन की तरह। ठीक है, और वो सामाजिक आंदोलन के पीछे एक मकसद है, व्यक्तिगत बदले का नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उन फिल्मों में जिसमें कि नायक अमिताभ बच्चन है, वहां पर वो बदला अकेला लेता है, महानायक बनता है। वो महानायक बनता है, वो पूरे उस सिस्टम से भिड़ जाता है। लेकिन वो सिस्टम जो है वो सिस्टम नहीं है जो देश चला रहा है, वो सिस्टम किसी अपराधी का सिस्टम है। यानी कि दोनों ही जगह जो वास्तविक यथार्थ है उस वास्तविक यथार्थ से पलायन कर रहा है। ठीक है ना, वहाँ पूरा पलायन नहीं है, वहाँ भी मान सकते हैं हमें एक तरह की फैंटेसी है, क्योंकि हो सकता है कि वैसा आंदोलन ना हो। हालांकि नया निशांत जो है वो जो तेलंगाना का विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह की पृष्ठभूमि में बनाई गई फिल्म थी। इस तरह से अगर देखें कि प्रतिशोध जो है वो किस लिए है। अब हमें उदाहरण एक और ले सकते हैं जो बहुत ही पॉपुलर है। ठीक है, क्योंकि ये प्रतिशोध जो है अगर प्रतिशोध तक ही रहे तब तो ठीक है, एक इंडिविजुअल का मामला है कि भाई मेरे भाई की हत्या कर दी, मैंने उसकी हत्या कर दी, कानून व्यवस्था का मामला हो गया। लेकिन जब आप उसका एक विकल्प पेश करते हैं, आप ये कहते हैं कि ये एक तरीका हो सकता है जिससे कि आप न्याय हासिल कर सकते हैं, जैसे कि व्यवस्था। हाँ, जैसे कि शोले फिल्म के अंदर, शोले फिल्म की विडंबना यह है कि एक डाकू है गब्बर सिंह, जिसे एक पुलिस अफसर पकड़ लेता है। ठीक है, वह भाग जाता है और भाग के उस पुलिस अफसर के परिवार को जो है मार डालता है बहुत ही क्रूर ढंग से। वो फिल्म का एक टेक्निकली कहें तो काफी प्रभावशाली है और टर्निंग पॉइंट है, और टर्निंग पॉइंट है। ठीक है, वो मार डालता है और बाद में उस पुलिस अफसर के हाथ भी काट देता है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि कई यथार्थ इसमें ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पुलिस अफसर जिसने जिंदगी भर एक पुलिस अधिकारी के रूप में अपराधियों के खिलाफ काम किया है, उसे इस बात ये समझ उसके अंदर कहाँ से आ गई कि न्याय, मैं मतलब अगर न्याय के पास जाऊंगा, व्यवस्था के पास जाऊंगा तो मुझे न्याय नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा उसे न्याय? देश की कानून व्यवस्था में उसका यकीन नहीं है। यकीन क्यों खत्म हो गया? वो बड़ा पुलिस अफसर ही नहीं है, वो गांव का जमींदार है, गांव का भूस्वामी। आप फिल्म को याद करें तो वो गांव का भूस्वामी भी है, वो कोई मामूली आदमी नहीं है, ठाकुर साहब हैं। ठाकुर साहब हैं वो। ठीक है, और वो ठाकुर साहब को यकीन नहीं है, और ये उनकी शान के खिलाफ है कि वो व्यवस्था के पास जाए इंसाफ के लिए। दूसरा बड़ा कारण ये है कि उसे ये लगता है कि मतलब मुझे चैलेंज किया है, मैं जो परंपरागत रूप से मतलब सिस्टम मेरी मुट्ठी में है, मैं ही सिस्टम हूँ और मैं ही सिस्टम हूँ वहाँ पर। और वो दो अपराधियों को जो वास्तव में भाड़े के अपराधी हैं, जिनको पैसा देकर वो खरीदता है, यानी कि उसके पास ये भी ताकत है कि वो हत्या करने के लिए लोगों को खरीद सकता है। हत्या करना उस मकसद तो उसका यही है। वो फिल्म में भले ही वो गब्बर सिंह ना मरे, लेकिन मकसद तो यही है कि वो गब्बर सिंह को ख़त्म करना चाहता है। क्यों भाई, तुम्हारे पास ये अधिकार, वो क्या करेगा? अब वो ठाकुर साहब नहीं होते, वो पुलिस अफसर नहीं होता, वो इतनी ताकत नहीं होती, तो उसी गांव का जो गरीब किसान है जिससे कि वो वसूलता है अनाज और पैसे हैं, वो तो बिल्कुल मतलब उन्हें तो झुककर बात मानने के अलावा कोई नहीं है। वो तो ये मान लेगा कि कानून, यही कानून है हमारे लिए, प्रतिकार कर ही नहीं सकते, प्रतिकार कर ही नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में आप ये देखेंगे कि सोच क्या है? सोच यह है कि अगर आप ताकत अपने लेवल पर इकट्ठी करें, ठीक है,
और अपनी लेवल पर इकट्ठी करें, अपने स्तर पर इकट्ठी करें और खुद बदला लें। और वो खुद बदला लेना जो है वो एक तरह का फासिस्ट सोच है। वो हर जगह लोगों को, नंबर एक तो वो उनकी इस भावना को प्रकट करता है कि व्यवस्था सचमुच इतनी खराब हो चुकी है कि उससे न्याय की हम आशा नहीं कर सकते। दूसरा, वो इस बात के लिए तैयार करती है आम दर्शक को कि ऐसा कोई नायक चाहिए जो बदला ले सके, और बदला ले सके तब उसके सामने फिल्म ये दिखाती है कि क्यों बदला लेना है, क्योंकि उसने उसके पूरे परिवार की हत्या कर दी। जस्टिफिकेशन है। जस्टिफिकेशन है। तो अगर एक छोटे बच्चे की हत्या कर दी गई, औरत की हत्या कर दी गई, बूढ़े माँ बाप की, भाइयों की हत्या कर दी गई, तो उसके बाद में अगर वो ठाकुर साहब जिसके हाथ कट गए हैं वो 2 जनों को बुला के बदला लेता है तो क्या गलत है? गलत यहाँ नहीं है, गलत यह है कि ये जो डाकू है, ये डाकू अगली बार आतंकवादी बन जाता है। ये डाकू अगली बार आतंकवादी जो है वो किसी ठाकुर साहब का घर के लोगों को नहीं मार रहा है, वो एक खास कम्युनिटी के लोगों की हत्या कर रहा है। ठीक है, उसी का डाकू का एक्सटेंशन आतंकवाद है। आतंकवाद है। और बदला जिससे लिया जाए, या मतलब जिसकी हत्या की जा रही है वो एक कम्युनिटी के लोग हैं, धर्म समुदाय के लोग हैं। हाँ, वो हिंदू हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है। जिसे अब यहां पर भी आर्गुमेंट नहीं है। आर्गुमेंट इसलिए कि आर्गुमेंट तो आपका वहीं छीन लिया गया, वहीं छीन लिया गया क्योंकि वहां पर आपको कहा गया कि चूंकि ये पुलिस के अफसर ने इसको पकड़ा इसलिए वो बदला ले रहा है। अरे पुलिस का तो काम है, अगर इस तरह से बदला लेने लगे तो हर रोज जो है पुलिस वालों की हत्या होगी, जजों की हत्या होगी। ये तो हो नहीं रहा है, सिस्टम इतना तो अभी बिगड़ा नहीं है। लेकिन आप तो सजेस्ट यही कर रहे हैं ना, सजेस्ट यही कर रहे हैं। तो इसी तरह से एक आतंकवादी द्वारा या 2-4 आतंकवादी द्वारा 15-20 लोगों की हत्या करने को पूरे के पूरे समाज के विरुद्ध एक युद्ध छेड़ दिया गया है। इस तरह की भावना को अगर बना दिया जाएगा तो वह जिसके विरुद्ध युद्ध छेड़ा गया है, अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, जिसके विरुद्ध युद्ध छेड़ा गया है वो बदला लेने के लिए उसे कोई भी उकसा सकता है। राइट। और आतंकवादी तो पकड़ में नहीं आएंगे। आतंकवादी कौन है? फलाने धर्म का है। आतंकवादी कौन है? फलाने प्रदेश का या फलाने देश का है। तो उस देश का, उस प्रदेश का, उस धर्म का जो भी व्यक्ति होगा वो तुम्हारा शत्रु है, क्योंकि उसने 26 लोगों की हत्या कर दी या 40 लोगों को मार दिया। इसलिए उसका इलाज यही है उनको सबक सिखाने का कि घर में घुसकर मारो। धुरंधर शोले से ही शायद शुरू होती है क्योंकि बदला वहीं से, बदले का ये ख्याल कि बदला लेना है, न्याय नहीं होना है। और ये बदला निजी तौर पे लेना है और इसके लिए हर तरह के नियम, कायदे, कानून को ताक पे रख देना है और इसको जस्टिफाई करना है, दर्शकों के दिमाग में ये बिठाना है कि हाँ यही तरीका है और हम इतने निराश हो चुके हैं व्यवस्था से, कुछ नहीं होना है। तो एक बात और कहूँगा मैं, हालांकि ये बात थोड़ी सी ऐसी है लेकिन मुझे वो सच लगती है। हिंसा हमेशा हिंसा पैदा करती है। हिंसा से कोई समाधान नहीं हो सकता। तो अगर आप हिंसा के बदला हिंसा करेंगे तो फिर हिंसा होगी और ये सिलसिला चलता रहता है और वो कभी खत्म नहीं होता। और अल्टीमेटली हिंसा करने वाला सामने वाले की हिंसा जब करता है तो ये मानकर करता है कि ये कमजोर है, ये तो हिंसा नहीं करेगा। अभी मैंने एक छोटा सा मीम देखा था, बहुत मुझे दिलचस्प लगा, जिसमें एक जना पूछ रहा है कि भाई ईरान पर क्यों हमला किया गया है। तो वो जवाब देता है
क्योंकि उसके पास एटम बम है। तो वो कहता है कि तो फिर रूस पर क्यों नहीं हमला करते, क्योंकि उसके पास एटम बम है। बिल्कुल। ठीक है ना। एक के पास तो एटम बम होने की सिर्फ आशंका भर है, और बल्कि जानते हैं कि एटम बम नहीं है, लेकिन दूसरे के पास तो एटम बम है, उस पर हमला नहीं कर सकते। रूस तो बहुत दूर की बात है, नॉर्थ कोरिया पर हमला नहीं कर सकते क्योंकि एटम बम है। तो ऐसे ही है, हमेशा हिंसा कमजोर के प्रति की जाती है, जी। ताकतवर के प्रति नहीं की जाती है। कमजोर पर जब हिंसा की जाती है तो वो सबसे पहले ताकतवर बनने की कोशिश करता है और हिंसा करता है, या कम से कम अपने को ताकतवर बताने के लिए हिंसा करता है। तो ये सिलसिला चलता है। इस सिद्धांत के आधार पे अगर हम देखें तो दलितों के साथ हिंसा होती रही है, लगातार होती रही है, और ताकतवर बनने के जो भी उपाय हो सकते थे, संविधान प्रदत्त उपाय जो हो सकते थे, उनको भी कमज़ोर कर दिया गया है ना। एक चीज़ है। दूसरी तरफ जिस तरह की लिंचिंग्स हो रही हैं, जिस तरह का बुलडोज़र चलाया जा रहा है, या इनकाउंटर्स हो रहे हैं, फेक इनकाउंटर्स हो रहे हैं, या आर्थिक बहिष्कार हो रहे हैं, ये सब होने के बावजूद पलट करके मुस्लिम समाज की तरफ से और उसी तरह दलित समाज की तरफ से कोई प्रतिहिंसा नहीं हो रही है। तो कुल मिला के क्या ये आप इस पूरी चीज़ को कैसे देखते हैं? क्योंकि इतनी लिंचिंग्स के बावजूद भी पलट के किसी मुसलमान ने, लिंचिंग पीड़ित मुसलमान परिवार ने भी किसी को पलट के एक थप्पड़ भी नहीं मारा है कभी, ठीक है। और यही हाल दलितों का भी है कि उनकी बेटियों को जो कुछ हो रहा है उनके साथ में, कि वो शादी कर रहे हैं और शादी नहीं कर, घोड़ी नहीं चढ़ सकते, बाइक पे नहीं बैठ सकते, कार में नहीं बैठ सकते, मूछ नहीं रख सकते, और अभी होली में होली की बधाई शुभकामना देने पर एक दलित की हत्या हो गई है। ये जो एक तरफा मामला चल रहा है कमज़ोरों के विरुद्ध में, इसको आप कहीं कोई एक्यूमुलेशन देखते हैं इसका? देखिए, ये दो अलग अलग, इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ूंगी। ईसाइयों के विरुद्ध सबसे बड़ी हिंसा की घटनाएं इस बार क्रिसमस डे पर हुई, जब वो अपना त्यौहार मना रहे थे। वो ऐसा नहीं था कि किसी तरह से झगड़े में थे। सिखों के साथ हिंसा हुई, और इन ये जो सिख, ईसाई, दलित, मुसलमान, इन सब के प्रति हिंसा करने वाला जो पक्ष है वो तो सेम ही है। आप कैसे देखते हैं इसको? ये तो एक तरफा है। देखिए, इसमें थोड़ा सा फर्क है जी। मतलब जब हम दलित की बात करते हैं और जब मुसलमान की बात करते हैं तो उसके पीछे थोड़ा सा फर्क मैं करता हूँ। फर्क इस अर्थ में करता हूँ, दलित के साथ तो विडंबना यह है कि सैकड़ों हजारों सालों से धर्म के नाम पर और जाति व्यवस्था के नाम पर उनको इस तरह से उनके दिमागों को ढाल दिया गया है कि तुम जो सहन कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर जो भी अत्याचार हो रहा है, तुम्हारा जो भी उत्पीड़न हो रहा है, वो उसके लिए वे जो तुम्हारे पर अत्याचार कर रहे हैं, तुम्हारा उत्पीड़न कर रहे हैं, वो दोषी नहीं है, बल्कि पूर्व जन्म के कर्म हैं जिसके कारण तुम दलित पैदा हुए हो और तुम्हें ये सब सहन करना है। ये अब पिछले 50-100 साल से या 75 साल से कह सकते हैं कि टूट रहा है। मतलब अम्बेडकर और फुले वगैरह इनके आंदोलन से टूट रहा है, और अब उनमें एक वर्ग ऐसा पैदा हो रहा है जो ये मानने को तैयार नहीं है कि ये सब धर्म का और हमारे पूर्व जन्मों का फल है। इसलिए वो प्रोटेस्ट भी कर रहा है। वो प्रोटेस्ट कैसे कर रहा है? वो प्रोटेस्ट घोड़ी पर चढ़ के कर रहा है, वो प्रोटेस्ट पढ़ के कर रहा है, वो बराबर में बैठ कर रहा है, कई तरीके से वो प्रोटेस्ट कर रहा है। लेकिन अब भी सिस्टम जो है उस पर अपर कास्ट का कंट्रोल है। इसलिए एक संघर्ष की स्थिति है, एक संघर्ष की स्थिति है। और इस समय मैं मतलब आपको बताऊं कि 2014 के चुनाव से पहले जो मतलब खुले तौर पर नहीं, अंदरूनी तौर पर जो प्रचार किया जा रहा था अपर कास्ट के बीच में, वो ये भी था, केवल मुसलमानों के विरुद्ध ही नहीं, ये भी था कि अगर मोदी जी को नहीं लाएंगे, अगर आरएसएस बीजेपी को नहीं लाएंगे, तो ये जो दलित पिछले 70 साल में सिर पर बैठ गए हैं हमारे,
वो और ज़्यादा हावी हो जाए। हावी हो जाएंगे। इसलिए अगर उन्हें सबक सिखाना है उनकी जगह पे रखना है। और उन्हें उनकी औकात बतानी है, जगह नहीं औकात बतानी है, तो मोदी को लाना बहुत जरूरी। ये प्रचार था। आप इससे गुजरे हैं, आपने देखा है ये? नहीं, मैं तो इसलिए कि मैं तो जिन लोगों के साथ बैठता हूँ उठता हूँ वो सब मेरे जैसे हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं जिस परिवार से आता हूँ, ठीक है, उस परिवार को इसका बहुत एक्सपीरियंस होता है। मेरा भाई जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसने मुझे ये सुनाया, उसने मुझे सुनाया कि प्रचार तो ये किया जा रहा है। मुझे ही कहा गया, मेरा भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट जरूर है लेकिन वो मतलब उसका सोच में हमारे जैसा ही है, ठीक है। उसने कहा कि इस तरह की चर्चा हो रही है, ठीक है। तो अच्छा, ये तो महत्वपूर्ण 2014 के चुनाव में दलितों को औकात में रखने का एजेंडा शामिल था शामिल था। और दलितों ने तो वोट दिया है। और मेरा तो ये मानना है, मैं शुरू से ये मानता रहा हूँ कि आरएसएस की स्थापना केवल मुसलमानों के लिए नहीं हुई थी, मुसलमानों के लिए, वो दलितों के लिए हुई थी। वो उस वर्ण व्यवस्था को खत्म करने का जो एजेंडा कांग्रेस के उसमें शामिल था, उसी ने उनको, आप देखेंगे कि 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई। 1925 तक, यानी कि 1915 में महात्मा गांधी आ गए थे, 10 साल उनको गुजर चुके थे और उनके एजेंडे में ये सब चीज़ें आ रही थी। कांग्रेस के एजेंडे में भी आ रही थी। कांग्रेस के वो जो लीडरान थे, मदन मोहन मालवीय और बाल गंगाधर तिलक जैसे ब्राह्मणवादी, उसकी जगह पर नई तरह की सोच वाले लोग आ रहे थे, जिसमें जवाहरलाल नेहरू महत्वपूर्ण थे। तब इनको ये लगा कि ये तो हमारे हाथ से छिन जाएगा सब कुछ, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण ये था कि पूरे मध्य युग के अंदर, जिसमें भले ही मुस्लिम शासक रहे हों, लेकिन उन्होंने कभी ब्राह्मणों को छेड़ा नहीं। उनको समाज के अंदर की व्यवस्था वैसी ही बनी रही। व्यवस्था को वैसी ही बना के रखा, बल्कि उनके साथ मेल जोल के साथ रखा। और अंग्रेजों ने कुछ हद तक काम किया उनके लिए, लेकिन उन्होंने भी उसको संघर्ष में नहीं बदलने दिया। लेकिन कांग्रेस तो कह रही थी हम तो करेंगे, ठीक है, जो बाद में संविधान में रिफ्लेक्ट भी हुआ, ठीक है। 1930 से वो बराबर इस तरह की बातें कर रहे थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो उनके एजेंडे में हमेशा रहा। मैं कभी इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता कि कोई ये कहे कि आरएसएस जो है वो दलितों का हितैषी हो सकता है। वो कभी नहीं हो सकता। एक संगठन के तौर पर नहीं हो सकता, उसमें जो शामिल हैं वो नहीं हो सकते, ठीक है। एक फासिस्टों के बारे में कहा जाता है कि एक जगह अगर एक फासिस्ट बैठा हो और दूसरे साथ 10 दूसरे लोग बैठे हों, तो आप मान के चले कि वहाँ पर 11 फासिस्ट हैं। इसलिए जब हम मौका देते हैं उनको, जब हम ये सब नहीं सोचते, हम ये मानते हैं, और दलित खुद मान रहा है, जब बड़ी संख्या में उनके समर्थक के रूप में या उनकी पार्टी में शामिल होकर जा रहा है। ये तो स्थिति दलितों के साथ है, जाहिर है। तो एक संघर्ष चल रहा है, वो संघर्ष में जाहिर है कि दलित मार भी खा रहा है, प्रोटेस्ट भी कर रहा है, और वह ताकत है उनके पास। ये ताकत लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक है, और ये महत्वपूर्ण है। और ये ताकत, उनका ये ताकत का बढ़ना जो है उनको परेशान करने वाला भी है। तो एक स्ट्रगल है, लेकिन विडंबना ये भी है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो पूरी तरह से दलितों के साथ नहीं है। वो भी उनका फायदा तो उठाना चाहती है, लेकिन उस संघर्ष में शामिल नहीं होती। दलितों के नाम पे जो नेता बने, विधायक बने और मेंबर पार्लियामेंट बने, वो सब सरकार का हिस्सा बन गए और अब उनको दिखता ही नहीं है कि दलितों के साथ क्या हो रहा है।
मतलब अठावले साहब का मुझे हैरत होती है कि उनको दिखता ही नहीं। अठावले साहब मायावती का देखिए, मायावती का देखिए, तो ये उन्होंने तो अपना बोरिया भी इस तरह बंदी कर रखा है। समझ में नहीं आता। अब रही अल्पसंख्यकों की बात, हाँ। खासतौर पर मुस्लिम की, ये सही है कि अल्पसंख्यक मतलब मुस्लिम जो है करीबन 14-15% आबादी में, 14-15% 145 करोड़ के देश में 20 करोड़ के आसपास होती है, बहुत बड़ी संख्या होती है। वो अगर नहीं कर रहे हैं ऐसा कुछ, तो केवल एक तरह से कहना चाहिए कि वो उनके अपने हित में भी है, और कम से कम ये स्थिति है कि उनके हाथ में बहुत हथियार नहीं आ रहा है। अगर वो हथियार आए, मतलब आप ये देखेंगे कि 1980 के बाद हमारे यहाँ दंगों का नेचर बदल गया है। अच्छा। 1980 से पहले तक दंगे होते थे। अच्छा। 1980 के बाद दंगे नहीं हो रहे हैं, नरसंहार हो रहे हैं, एक तरफा मर्डर हो रहा है, यानी कि उसमें विक्टिम जो है मुसलमान है। ऐसा नहीं है कि वो वापस मार रहा है, वो वापस नहीं मार रहा है, वो मार खा रहा है। 2-4 हत्याएं हो जाए तो मतलब अब जैसे 2002 के वहाँ के देखें हम, गोधरा वाला कांड गुजरात का, तो उसमें 2000 सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2000 लोग मरे, 200 लोग हिंदू भी मरे, लेकिन वो दंगा नहीं था। वो पुलिस की गोली का भी शिकार हुआ। पुलिस की गोली का भी शिकार हुआ, ठीक है ना। तो ये एक बड़ा फर्क का है। 84 में भी सर आप देखें, 84 में भी यही हुआ। हाँ। कि सिर्फ सिख मरे, जी। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो माइनॉरिटीज है यहाँ पर, और कंधमाल में ईसाइयों के साथ भी यही हुआ। हाँ, सब जगह जो माइनॉरिटीज है वो एक तरह की उनके अंदर असुरक्षा पैदा हो गई है, भयंकर रूप से असुरक्षा पैदा हो गई है। उसमें उन्हें ये लगता है कि हमारे लिए शांत रहकर अपना काम करता रहना ही शायद बेहतर है। ये स्थिति बहुत सुखद नहीं है। सिखों ने तो खास तरह का एक सेवा का जो पूरा और मदद करने का जो एक डिस्कोर्स पैदा किया है, जिसके लिए हम सब उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। 84 के बाद से आप देखेंगे हर तरह की आपदा में, हर तरह के मसले में उन्होंने आगे बढ़ के अपने आप को सामाजिक तौर पे बहुत कारआमद और ज़रूरी सेवाएं देने वाले कौम के तौर पे अपने को प्रस्तुत किया है ना। तो मुसलमानों ने, जैसे कोविड हुआ, कोविड के दौरान भी चाहे वो रक्तदान का हो, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स का हो, चाहे वो खाना बना के देने का हो, इन सब में बहुत बढ़ चढ़ करके मुसलमानों ने हिस्सा लिया। तो शायद यही इन अल्पसंख्यकों का डिफेंस मैकेनिज्म है। ये डिफेंस मैकेनिज्म है। और दूसरा मुझे लगता है कि एक डिफेंस मैकेनिज्म और भी काम कर रहा है। ये जो घटनाएं हो रही है, ये घटनाएं हिंदुस्तान जैसे बड़े देश में अब भी उस स्तर पर नहीं पहुंची है कि जहां पलटकर वार करने के अलावा कोई ऑप्शन ना हो। जैसे मैं अपने ही एग्जाम्पल से दूं कि जिस मोहल्ले में मैं 90 साल से हमारा परिवार वहाँ रहता रहा है, जहाँ 80% मुस्लिम आबादी है, अब भी वो वैसी ही है, कोई फर्क नहीं आया, ठीक है ना। अब भी मतलब वो जो कुछ भी हो रहा है वो एक तरह से उनकी दुनिया के बाहर की चीज़ है। सौहार्दपूर्ण बातें करने वालों के लिए मेरे कुछ दर्शक नीचे कमेंट में लिखते हैं कि भैया किसी दिन मुस्लिम इलाके में जाके रहो तो तुम्हें असलियत पता चलेगी। ये सारा जो सामाजिक सौहार्द का जो बातें आप कर रहे हो, इसकी असलियत सारी आपको तब पता चलेगी। इसलिए कि वो रहते नहीं है उसमें। अगर वो मुस्लिम मोहल्ले में रह रहे होते तो ये नहीं लिखते। अब तो बहुत सारे ऐसे रील्स आ गई हैं जिसमें महिलाएं, हिंदू महिलाएं कह रही हैं कि मैं इतने सालों से रह रही हूँ मुस्लिम इलाके में और मैं बिल्कुल सुरक्षित महसूस करती हूँ। ये तो है। अब तो बहुत लोग, अब क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। लिहाज से चूंकि हम
मूल रूप में तो फिल्मों की जी, चर्चा जी, कर रहे जी। हैं। आप ये देखिए, वो फिल्म जो बनाई है, हमारे हिंदी के एक राइटर है अविनाश दास, उसकी फिल्म जी, इन गलियों में, जी, इन गलियों में तो वो यही दिखाता है कि एक गली है हनुमान गली और एक गली है रहमान गली, दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई और उसमें मिली जुली आबादी है, ठीक है। और एक पॉलिटिशियन है जो उनमें फूट डालने की कोशिश कर रहा है, अच्छा, ठीक है, लेकिन वो कामयाब नहीं होता, ठीक है। और उसमें एक हिंदू लड़का और एक मुस्लिम लड़की के बीच में प्रेम भी होता है, ठीक है। और खतरनाक। अच्छी फिल्म है वो, बड़ा खतरनाक विषय है ये, हिंदू मुस्लिम प्रेम। ठीक है, हाँ, लेकिन होता तो है बिल्कुल अभी भी होता है, अभी भी, हर वर्ग में होता है, अमीरों हर में भी वर्ग होता है, गरीबों में भी गरीबों होता है, में भी आम होता लोगों है। में भी होता है। हाँ, होता है जी। तो शाउट आउट फॉर इन गलियों में, दर्शकों इन गलियों में जैसी फिल्में देखिए इन गलियों जिसमें में, और यथार्थ वो असलियत द पता चले। ग्रेट शमसुद्दीन फैमिली, द ग्रेट शमसुद्दीन फैमिली देखिए। हाँ, पीकू देखिए। पीकू। पीकू में तो आपको, मैं इस संदर्भ में ये भी है कि आज जब मतलब ये जो आदित्य धर की फिल्में हैं, 4 फिल्में, चारों ही बहुत कामयाब रही है। उरी, द सर्जिकल स्ट्राइक, उसके बाद में आर्टिकल 370, फिर धुरंधर 1, धुरंधर 2, चारों ही बहुत कामयाब रही है। जो प्रोपेगेंडा फिल्मों में शायद सबसे कामयाब फिल्म है। इन सब में जो खलनायक है, शत्रु है, वो पाकिस्तान है, यानी कि अभी बिकने वाली चीज़ जो है पाकिस्तान है, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो हिंदी फिल्मों की परंपरा ये नहीं है, फिल्मों की परंपरा और भी रही है। आपको ध्यान हो तो पीके फिल्म जो आमिर खान जिसमें नायक था, उसमें जो नायिका है वो जिस लड़के से प्रेम करती है वो एक पाकिस्तानी हो, सरफराज। सरफराज, ठीक है ना, सुशांत सिंह राजपूत ने जी उसका जी, रोल किया बहुत था, खूबसूरत फिल्म ठीक है। है। तो ये फिल्में भी बनी हैं, इसी दौर में बनी है। हाँ, इसी दौर में बनी है ठीक बात है। और लोगों ने पसंद भी किया है। एक चीज़ और है, मैं ऐसे किसी व्यक्ति को जो हिंदू समाज से आते हों नहीं जानती जो पाकिस्तान गए हों और वापस आके मुंह भर भर के पाकिस्तान की तारीफ ना कर रहे हों, वहाँ के लोगों की मोहब्बत की और भारत को लेकर के जो वहाँ पर रवैया है आम जनता का, उसको कि वो इंडिया आना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, इंडिया को लेकर के उनके यहाँ कौतूहल है, इंडिया की तरक्की को लेकर के वो अपने यहाँ उसकी मिसाल देते हैं। तो ये जो नफ़रत वाला पाकिस्तान है, ये कहाँ दिखता है? कहीं कहीं पता नहीं चलता कि क्या है। बहुत टेढ़ा मसला है ये। हाँ, ये टेढ़ा मसला है क्योंकि ये बनाया गया है, ये मैन्युफैक्चर्ड है, ये रियल नहीं है, मैन्युफैक्चर्ड है। उस मैन्युफैक्चर्ड के प्रभाव में कुछ लोग आते हैं, ऐसा नहीं है कि वो ही है कि जिस मोहल्ले में मैं रहता हूँ, मेरे ज़िंदगी का अनुभव, मेरे भाइयों का अनुभव, मेरी बहनों का अनुभव, उन सब का अनुभव। मेरी माँ 90 साल की उम्र में भी चबूतरे पर बैठी होती है तो उनके साथ में ज़्यादातर जो बैठे होते हैं वो मुस्लिम महिलाएं और मुस्लिम पुरुष, वाह, ठीक है, उनके साथ बैठ के बातें कर रही हो। कुछ तस्वीरें खींचिए वहाँ की जहाँ ये दृश्य अभी भी हैं समाज में। और ये ज़रूरी है कि हमारे एकदम ज़ख्मी जहनियत को ये फाये लगें, मरहम लगे कि अभी भी हम लोग एक साथ रहते हैं। मुझे याद आ रहा है कि स्वरा भास्कर जो फिल्म अभिनेत्री हैं, उन्होंने पाकिस्तान की 2 लड़कियों ने, उनकी और उनकी सहेली ने यात्रा की पाकिस्तान की, और ये दोनों लड़कियां पाकिस्तान भर में घूमती फिरती रहीं और बड़ी अच्छी यादें लेकर के वापस आईं। किसी इंटरव्यू में मुझे याद आ रहा है, कुछ साल पहले मैंने वो इंटरव्यू देखा था, तो ये भारत की 2 लड़कियां पाकिस्तान जाकर इस तरह यात्रा करके आ गईं और बड़ी खुश आ गईं। तो ये इस तरह के अनुभव ज़्यादा लेने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल लेना चाहिए और इस तरह के टूर भी आयोजित करना चाहिए। मैं करीबन 20 से ज़्यादा देशों की यात्रा कर चुका हूँ, अच्छा, ठीक है ना। और अभी जुलाई में भी हम लोग गए थे। तो एक होटल में हम बैठे थे, ठीक है, मेरी बेटी और मेरी पत्नी हैं, वो उनको जाना था वाशरूम, ठीक है, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं। तो एक लड़का मिला 22-23 साल का वहाँ, तो उसने कहा कि आंटी क्या ढूंढ रहे हो आप? तो कहा कि भाई मैं वाशरूम ढूंढ रही हूँ।
कहा ये मेरे साथ आइए हैं, और कहा कि सीढ़ियों से तो आपको जो है थकान हो जाएगी, ये लिफ्ट है इससे जाइए। फिर बातें होने लगी, मालूम पड़ा कि वो पाकिस्तान। ये किस मुल्क में थे आप लोग? ये थे हम बर्लिन में थे संभवतः। अच्छा, बर्लिन में, ओके। ठीक है। मतलब ये सब जगह के अनुभव है, ठीक है। ये मतलब मैं 2004 से यात्रा करना शुरू किया है। 2004 में जब मैं चीन में था, वहाँ एक सेमिनार में भाग लेने के लिए गया था, तो चीन में तो अंग्रेजी भी आपकी बहुत मदद नहीं करती। तो मेरा एक दोस्त वहाँ हिंदी पढ़ाने के लिए गया हुआ था, तो वो मेरे साथ था। तो हम जब पेकिंग यूनिवर्सिटी के बाहर निकल रहे थे, तो वहाँ का एक मतलब कहना चाहिए अटेंडेंट टाइप का, वो आया और आके हमारे दोस्त से चीनी में उसने कहा कि वो दो महिलाएं हैं, वो कुछ कह रही है, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। तो वो गया, तो वो दोनों महिलाएं पाकिस्तान की। तो उन्होंने देखते ही वो खुश हो गई और खुश होके कहा अच्छा हुआ कोई तो मिला जो हमारी भाषा समझ सके, ठीक है। यहाँ तो अंग्रेजी भी कोई नहीं जानता। फिर बात की, वो पाकिस्तान से आई थी सेमिनार में भाग लेने के लिए, ठीक है। ये बहुत स्वाभाविक है। एक वहाँ वियना में घूम रहे थे, तो एक लड़की आई, शादीशुदा थी, हैं, और हमें कहा मेरी फ़ोटो खींच लीजिए, ठीक है, और बातें करने लगी। एक जगह मेरी पत्नी और बेटी गए थे कपड़े धोने के लिए, वहाँ कपड़े धोने के लिए ये वो लॉन्ड्री लगाया होती होता है लॉन्ड्री। तो वहाँ एक लड़का पाकिस्तान का था, आते फोन कर, मतलब जितनी देर है वो बातें करता रहा, अपने परिवार के बारे में बताया। आप ये हकीकत है, और ये ऐसी हकीकत है जिसका अनुभव सिर्फ उनको नहीं होता है जो जहर भर के अपने दिमागों में ले जाते हैं। मैं एक छोटा सा एनेक्डोट बताऊं। लंदन में हम जिस होटल में रुके हुए थे, उस होटल में 2 मैनेजर्स थे, ड्यूटी अलग अलग समय की थी। जो दिन में मैनेजर होते थे, और अभी भी मैं उनसे संपर्क में हूँ, उनका नाम रमेश चंद्र था। जो शाम को होते थे उनका नाम खालिद था। तो मुझे लगा कि ये शायद खालिद पाकिस्तान के हैं और रमेश चंद्र इंडिया के हैं। तो ऐसी बातों बातों में जब थोड़ी दोस्ती हो गई तो मैंने पूछा, तो पता ये चला कि जो रमेश चंद्र हैं वो स्वात रीजन के जो पाकिस्तान है वहाँ के पाकिस्तानी हैं, और जो खालिद हैं वो हैदराबाद भारत के हैं। तो ऐसा भी होता है। ये भी होता है कि जो पाकिस्तानी थे वो हिंदू थे और जो हिंदुस्तानी थे वो मुसलमान थे। तो ये हमारा मेरा अपना अनुभव है एक बार का। ये 21 फिल्म की मैं बात कर रहा था ना, जी। 21 फिल्म में क्या है कि फिल्म बहुत अच्छी है, देखने योग्य है, ठीक है। लेकिन ये सेंसर बोर्ड ने उस पर ऐतराज़ किया कि आपने ये जो पाकिस्तानियों की एक बहुत ही अच्छी इमेज फिल्म में गढ़ी है, ये तो हकीकत नहीं है। अच्छा, हाँ, और पाकिस्तानी अच्छे नहीं हो सकते? हाँ, उनका कहना है कि हमारा अनुभव तो ये नहीं है। तो आप तो कहा कि क्या करें, तो कहा कि एक डिस्क्लेमर डालिए जिसमें लिखे कि इस फिल्म में जो दिखाया गया है वो तो ठीक है, लेकिन हमारा अनुभव इससे अलग रहा है पाकिस्तानियों के बारे में। ये डिस्क्लेमर उसमें बोला जाता है। अरे बाप रे। बिल्कुल अंत में उस समय बोला जाता है जब 70-80% दर्शक निकल चुके होते। ये हमारा सिस्टम, हमारे इंस्टीट्यूशंस ये करवाते हैं, नफरत डलवाते हैं। लेकिन अब आप सोचिए, एक दर्शक फिल्म देख रहा है, पूरे समय फिल्म देख ली, और उसके बाद में ये वाक्य क्या अर्थ रखता है? आप क्या बताना चाहते हैं? अपनी ही तंगदिली बताता है, तो कुछ नहीं। आपने धुरंधर देखी? धुरंधर देखी? हाँ, देखी थी। नहीं, धुरंधर 2 नहीं देखी। अच्छा। धुरंधर 2 में मतलब ये मुझे थोड़ा सा कि इसमें ये प्रॉब्लमेटिक लग रहा है। इसमें मुझे ये थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है, क्योंकि मैं बिना देखे हुए नहीं कह सकता कि शायद सिख समुदाय के बारे में उस तरह से नहीं
करने का इरादा रहा होगा, जैसा कि पाकिस्तानी मुसलमानों के बारे में रहा होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये इस तरह की बात अगर होती तो थोड़ा रिस्की है, ये जोखिम भरा है। ठीक है ना, ये जोखिम वो लेने की स्थिति में नहीं है, और जबकि वो नायक जो है वो खुद सिख है, इसलिए मुझे ये थोड़ा सा लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि लोगों को दो चीज़ों से प्रॉब्लम थी फिल्मों में। जो पहला पार्ट देखा था वो, एक तो यह है कि जो तथ्य उसमें इस्तेमाल किए गए वो तथ्य ज़्यादातर गलत थे, और तथ्य जो कहना चाहिए ना सेल्फ डिपीट वाले थे। जैसे एक उदाहरण दिया गया था, ठीक है, सेल्फ डिफीट वाले कैसे, जैसे मैं बताऊं आपको एक उदाहरण पहले वाले में ये दिखाया गया कि जो जासूस है हमारा, जो हमजा बनकर वहाँ मौजूद है, उसे इस चीज़ का पता लग जाता है कि हिंदुस्तान के किसी शहर पर बहुत बड़ा आतंकवादी हमला होने वाला है। ठीक है, और वो आतंकवादी हमला किस शहर में हो रहा है वो ठीक ठीक उसको पता नहीं लग पाता, क्योंकि उसके सामने जो बात आती है तो अलग अलग शहरों की आती है, और उसमें बम्बई का नाम नहीं आता, जबकि हमला 26/11 का होता है बम्बई में। ठीक है ना, इसलिए जब हमला हो जाता है तो इस जासूस को मालूम, ये तो कहता है वो, मतलब सूचना देता है कि भाई हमला होगा है, वो जो शहर बताते उसमें से किसी में भी नहीं होता है। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि ये जो फिल्में बन रही है, ये सब फिल्में बन रही है अजीत दोवल के कारनामों की। जी। मेरा अपना मानना है कि अजीत दोवल के कारनामों की जो फिल्में बन रही है वो वास्तव में नाकामयाबी के कारनामे। बेशक मेरा जहन में भी यही बात आई। हाँ, क्योंकि वो फिर क्या कर रहा था वहाँ, हमला तो हो गया, ठीक है, बल्कि फिल्म के अंदर हथियार जो आतंकवादियों को दिए जाते उसके हाथ से दिलाए जाते हैं। ओह, हाँ, तो आप अगर फिल्म बना रहे हैं तो ऐसी कमजोर कहानियां, अगर सामान्य दर्शक आज भले ही ध्यान न दे रहा हो, लेकिन अल्टीमेटली तो ध्यान देगा कि ये कैसा जासूस है भाई, है जो सच का पता भी नहीं लगा सका। इसी तरह से जो कहानी घड़ी गई धुरंधर 2 में डिमोनेटाइजेशन की, वो कुल मिला के 11,000 करोड़ की है। और अगर जो दो करेंसी 500 और 1,000 की हटाई गई, वो 15 लाख करोड़ की थी। तो ये कौन विश्वास करेगा, सिर्फ जिन्होंने अभी अपने दिमाग के दरवाजे बंद कर रखे। ठीक है ना, तो अगर आपने ये सलाह दी और आपकी सलाह पर, क्योंकि उसमें प्रधानमंत्री मोदी को ही दिखाया गया है, अगर आपकी सलाह पर प्रधानमंत्री ने काम किया तो ये बहुत ही आयरनी है, बहुत विडंबना है कि ये ऐसे लोगों के हाथ में भारत की सत्ता है जो ठीक से चीज़ों को देखती भी नहीं। इस लिहाज से मुझे एक फिल्म जो मेघना तलवार में क्या नाम है, मेघना गुलजार ने बनाई थी, राजी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। वो भी जासूस, वो बारीक फिल्म थी, वो बारीक फिल्म थी, वो हिंसा के खिलाफ जी, वो इस मानवीय संवेदनाओं के साथ थी, मानवीय संवेदनाओं। ठीक है, वहाँ उसमें बताया गया कि जिस परिवार की वो बहू बनकर जाती है, पाकिस्तानी परिवार की, वो भी एक परिवार है, वहाँ भी संबंध होते हैं, वहाँ भी रिश्ते होते हैं। सिर्फ पाकिस्तान का लेबल लगाने से मनुष्य मनुष्य नहीं रहता, ये सोच बहुत ही खतरनाक और ख़राब है, क्योंकि इस सोच का बदला सिर्फ यही होता है कि हिंदुस्तान का लेबल लगने पर हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी नहीं रहता। हाँ, हिंदुस्तान का लेवल लगने पर वो सुपरमैन हो जाता है। तो अब क्या ये मुमकिन है कि एस्थेटिकली अपने सौंदर्य शास्त्र में एक फिल्म बहुत अच्छी हो, लेकिन आइडियोलॉजिकली बहुत प्रॉब्लमेटिक हो और वो बहुत कामयाब हो जाए, तो हम क्या उसका एक जॉनर डेवलप होते हुए देखेंगे कि अब ऐसी फिल्में आएंगी फिर, जब जो अकल से पैदल फिल्में हों लेकिन फिल्मांकन बड़ा अच्छा हो,
हिंसा के सीन इतने डिटेल में फिल्माए गए हों कि वो हिंसा ना रह करके मनोरंजन बन जाए। नहीं, थोड़े समय के लिए तो हो सकता है, थोड़े समय के लिए, इसलिए कि अगर उसी तरह की परिस्थितियां देश में है और मानसिकता, मतलब केवल फिल्म से नहीं, राजनीति से भी, हमारे सामाजिक आचरण से भी इस तरह की मानसिकता को प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो ये मुमकिन है कि एक समय तक ये चीज़ें चलती रहे और लोग पसंद भी करें। लेकिन जिस समय लोग उसे पसंद कर रहे होते हैं, उस समय भी एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की होती है जो ऐसी फिल्में देखने के लिए सोच समझकर नहीं जाते। मतलब अभी धुरंधर जैसी फिल्मों के साथ ये हो रहा है कि कुछ लोग जाते हैं ये सोच के कि बहुत कामयाब हो रही है, और फिर उनमें से कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई बेकार है, या कुछ ये कहते हैं कि देखी जा सकती है क्योंकि स्क्रिप्ट अच्छी है, बहुत फास्ट फिल्म है, खूब एक्शन है, ठीक है ना। तो कई लोगों की ये होती है कि वो एक्शन पर काफ़ी ध्यान देते हैं, एक्शन के पीछे सोच क्या काम कर रही है, आइडियोलॉजी क्या काम कर रही है, उस पर ध्यान नहीं देते, ठीक है। उस पर वो तभी ध्यान देंगे जब उनसे बात की जाए और उन्हें बताया जाए कि भाई तुम जिस एक्शन कर रहे हो, तो वो फिर उस अध्यापक की तरह या उस प्रिंसिपल की तरह रिएक्ट करेगा कि हाँ लेकिन हम तो भाई मनोरंजन करके आए। वो ईमानदारी से भी कह रहे हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो ईमानदारी से भी नहीं कह रहे होंगे, लेकिन थोड़ा समय गुजरने पर धीरे धीरे उन्हें ये महसूस होगा कि ये मनोरंजन बहुत खतरनाक है, किसी के मारे जाने से मनोरंजन नहीं हो सकता, चाहे वो कोई भी हो। मुझे थोड़ा वो जो मैंने आपको बताया वो ये था मसला मेरा कि ये तो स्कूल चलाते हैं, स्कूल में तो हम अहिंसा पढ़ाते हैं, हम आदर्श चीज़ें पढ़ाते हैं, तो मेरे ज़्यादा क्राइसिस मुझे इसलिए सिर्फ आया कि ये तो इनके कई स्कूल हैं। हाँ, लेकिन इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, स्कूल चलाते हैं का मतलब है कि उनके लिए ये व्यवसाय है, और एक व्यवसायी का दिमाग किसी भी तरह का हो सकता है, कुछ व्यवसायी भले भी हो सकते हैं, समझदार भी हो सकते हैं। जैसे स्कूलों में जात पात के विरुद्ध बहुत सारी पंक्तियां लिखी होती हैं, आदर्श वाक्य लिखे होते हैं, उसी स्कूल में जात पात आधारित मिड डे मील को लेकर के एक महिला को इसलिए प्रताड़ित किया जाता है कि उसकी जाति निचली है और वो खाना नहीं बना सकती। एक फिल्म बनी थी अभी, आपने न देखी हो तो जरूर देखी, गुठली लड्डू। वो एक स्कूल के बारे में, एक गांव के अंदर सरकारी स्कूल नहीं है, प्राइवेट स्कूल ही है, और ब्राह्मण का स्कूल है, और वहाँ पर दलित बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जाता, ठीक है। और एक दलित का बच्चा, वाल्मीकि का बच्चा, ये चाहता है कि उसे स्कूल में भर्ती किया जाए, और उसके लिए वो बहुत संघर्ष करता है। 8-10 साल का बच्चा होता है, खूब संघर्ष करता है। फिल्म बहुत ही अच्छी है, ठीक है। और वहाँ पर वो नीति के रूप में तय करते हैं कि हम दलितों को नहीं भर्ती करेंगे। हाँ, ये नीति होती है उनकी, पॉलिसी है। हाँ, पॉलिसी, ठीक है ना। कोई न कोई बहाना करके उनको वो नहीं लेते, और गांव के दलितों ने भी मान लिया है कि भाई भर्ती नहीं करेंगे, लेकिन धीरे धीरे उनके अंदर जागृति पैदा होती है, और वो कहते हैं हमारे बच्चे भी पढ़ने चाहिए, तो एक कंपटीशन होता है। उस कंपटीशन में जो है उस दलित बच्चे को हराने के लिए षड्यंत्र किया जाता है, ठीक है, स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा, स्कूल के मालिक द्वारा, अध्यापकों की मदद से। लेकिन वहाँ पे 1-2 अध्यापक ऐसे भी होते हैं जो उस दलित बच्चे की मदद वो करते हैं। लेकिन ये बहुत, इसलिए वो फिल्म मुझे अच्छी लगी कि उसमें जो यथार्थ है कि हमारे यहाँ का यथार्थ यही है, हमारा बस चले तो हम अपने स्कूलों में दलित को भर्ती नहीं करेंगे, दलितों को अपने साथ नहीं बैठाएंगे। दलित बच्चों की प्रताड़ना हो ही रही है स्कूलों में। और अगर 21वीं शताब्दी के 1/4 निकलने के बाद में अगर हमारी मानसिक दशा यह है तो हम बीमार समाज हैं और हमें इलाज की जरूरत है। बिल्कुल। और जो भी फिल्में इस बीमारी की तरफ इशारा भी करती है तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा काम करती है। हमें ऐसी फिल्मों को जरूर प्रोत्साहित करना चाहिए। कम बनती है
लेकिन कभी कभी आती है। तो जो कभी कभी आती हैं, कम बनती हैं, इसके बावजूद अपने लिए जगह बनाती हैं, इनको आर्थिक तौर पे क्या कामयाबी मिलती है आपको? कामयाबी इसलिए मिलती है, जैसे होम बाउंड को तो चूंकि धर्मा प्रोडक्शन ने वो किया था, तो काफ़ी, एक तो मैंने आपको बताया था कि एक वर्क बन गया है अब, जो इस तरह की फिल्में देखना चाहता है, ठीक है ना। दूसरा क्या है कि OTT का प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसके लिए बहुत बड़ी पूंजी की ज़रूरत नहीं होती, और वहाँ पर आप अगर इस तरह की कुछ फिल्में बनाएं तो वो दिखाई भी जा सकती है और कम पैसे से भी। अब जैसे आपने वो देखी होती, शायद नहीं देखी है आपने, द ग्रेट शमसुद्दीन फैमिली, ठीक है ना। वो पूरी फिल्म सिर्फ एक कमरे में चलती है, ठीक है, और बातचीत के ही उसमें चलती है, ठीक है, लेकिन बहुत प्रभावशाली है। फिल्मों में राष्ट्र की जो परिकल्पना है उसको आपने किस तरह चेंज होते हुए देखा है, या अभी का जो राष्ट्र है पॉपुलर फिल्मों में, उसके बारे में आपकी राय बताइए। देखिए, दो तरह से राष्ट्र आते हैं फिल्मों में। एक वह दौर था जब दो तरह से आते थे। एक तो जिम्मेदारी के तौर पर, जिम्मेदारी के तौर पर का मतलब है कि हमारा राष्ट्र के प्रति एक जिम्मेदारी है, और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी है तो राष्ट्र की जो विशेषताएं हैं हम उसको लाएं और कमजोरियों को भी लाएं। जिसे नेहरू एरा की फिल्में कहते हैं, उसमें दोनों चीज़ें। हमें मदर इंडिया ये बताती है कि किसानों की क्या दशा है और उससे मुक्ति, उनको उस दशा से निकालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। और ये महत्वपूर्ण है। हम प्यासा फिल्म देखते हैं तो उसमें वो गाना आता है कि जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, और वो पूरे जो यथार्थ दिखाते हैं, ठीक है ना, तो वो तो नेहरू एरा में ही दिखाया गया है ना, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो भी, मेरा अपना विचार है कि राष्ट्र की एक संकल्पना यह थी कि हम राष्ट्र को बेहतर बनाने के लिए यहाँ की जो अंदरूनी चुनौतियाँ हैं उनको किस तरह से रखते हैं। जैसे एक और फिल्म का मैं उदाहरण दूँ, बूट पालिश, राज कपूर की फिल्म, ठीक है ना। तो बूट पालिश में वो दो छोटे बच्चे हैं जो जीवन का संघर्ष कर रहे हैं। उनकी चाची उन्हें भीख मांगने के लिए भेजती है, और उन्हें ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात लगती है कि भीख हमें नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि जॉन चाचा कहते हैं कि भीख मांगना अच्छी बात नहीं है, मेहनत दिखानी चाहिए। और मेहनत के लिए उनके पास क्या विकल्प है? बूट पालिश करना, ठीक है। ये फिल्म जो है ये संदेश देती है कि हाथ से काम करना कोई भी छोटा नहीं होता। अब आप 1989-90 की याद कीजिए, मंडल आयोग के समय, जब हमारे यहाँ के डॉक्टर और इंजीनियर क्या कर रहे थे? बूट पॉलिश कर रहे थे, ये बताने के लिए कि ये कितना अपमानजनक है। उसके लिए तो वो जीवन संघर्ष था, उसके लिए तो आगे बढ़ने का बूट पॉलिश में, आप सोचिए, मतलब वो सोचती, वो राष्ट्रवाद है। एक बात उसमें से याद आ गई, लड़कियां जो डॉक्टर लड़कियां थी वो मांग कर रही थी कि अब हम शादी किससे करेंगे, क्योंकि उन्होंने तख्तियां लगाई थी कि अब हम शादी किससे करेंगे, हमारे लिए सूटेबल जोड़ी कहाँ से आएगी अगर आप दलितों को यहाँ ले आएंगे। ये भी ये हमारा नारीवाद था उस समय का, मंडल के समय का, ठीक है ना। तो आप ये देखिए कि जो हम आज़ादी के जस्ट बाद में जिस तरह की फिल्में बन रही थी, वो कहीं न कहीं, मेरा यह मानना है, कहीं न कहीं हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, हमारा संविधान था, उसकी जो मूल आत्मा थी उसमें से निकली थी। उसके लिए उन्हें भक्ति करने की जरूरत नहीं थी, उसके प्रति क्रिटिकल होते हुए भी वो इस तरह की फिल्में बना रहे थे। आम आदमी का जीवन सकारात्मक हो, अच्छा हो, बेहतर हो, राष्ट्रवाद के मुद्दों से अब ये गायब हो गया। अब ये गायब हो गया। आज का अब राष्ट्रवाद का मतलब है जय जय करना, सिर्फ देश की जय जय करना, भारत माता की जय करना। भारत माता की जय कीजिए, लेकिन ये तो समझिए कि भारत माता है कौन? भारत माता
नेहरू ने यही सवाल किया था किसी समय में किसानों से कि आप भारत माता का क्या मतलब समझते हैं। अगर इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि अगर इस देश का मतलब कोई है तो वो यहाँ के लोगों से है, यहाँ के लोगों को माइनस करके आप किसी हिंदुस्तान की कल्पना नहीं कर सकते। और दूसरी बात रविंद्रनाथ टैगोर ने कही थी कि अगर हिंदुस्तान कोई है तो वो मुसलमानों के बिना नहीं हो सकता। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये तो बीजेपी भी मानती होगी क्योंकि उसकी पूरी राजनीति ही टिकी हुई है मुसलमानों पर। मुसलमान ना हो तो ये कौन से लेकिन वो संदर्भ अलग था। हाँ, सकारात्मक और नकारात्मक वाली बात है, लेकिन ये बात सच है। आज के दौर में दर्शक जो सिख है, जो ईसाई है, जो मुसलमान है, वो अपने आप को फिल्मों के अंदर जो कथानक है उसमें कहाँ देखे, कहाँ पाए, उसका जो पोर्ट्रेयल है वो कहाँ है। एक नॉर्मल मुसलमान जिसकी वही फिक्रें हैं कि बेटे को अच्छी नौकरी मिल जाए, बेटा इंजीनियरिंग कर ले, या ऐसा मुसलमान, ऐसा ईसाई जिसकी फिक्र ये नहीं है कि मैं कितने और धर्म परिवर्तन करा दूं, बल्कि उसका भी बेटा बेटी पढ़ लिख जाए। इस तरह के कैरेक्टर्स मिलेंगे क्या अब हमें कभी? इसे दो तरह से देख सकते हैं। एक तो यह है कि ये सही है कि समय थोड़ा नेगेटिव है, नकारात्मक है, लेकिन यही समय है जब वो दलजीत करके जो एक सरदार सिख अभिनेता है वो बहुत ही पॉपुलर है। पूरे हमारे हिंदी सिनेमा के इतिहास में कभी सिख के रूप में नायक बनकर कभी नहीं आया, लेकिन वो है, वो उसे लिया जाता है फिल्मों में। बिल्कुल। और वो और काफ़ी पॉपुलर है। वो सुपरस्टार हैं दिलजीत दोसांझ, सुपरस्टार है। एक ये फर्क आया, ये कॉन्ट्रडिक्शन है अजीब किस्म के। दूसरा कॉन्ट्रडिक्शन देखिए, अब भी हिंदी फिल्मों के सबसे लोकप्रिय नायक जो है वो ही है, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान। दूसरे तो फिर भी नहीं आए इनकी सारी कोशिशों के बावजूद। ठीक है, अब भी वो टॉप पर है। इरफान की जब मृत्यु हुई तब जो श्रद्धांजलि उनको बड़े पैमाने पर दी गई, और इनकी फिल्में चलती है, वो मुसलमानों के भरोसे तो नहीं चल सकती। बेशक। जी, ठीक है ना। तो ये एक मतलब अजीब सा कॉन्ट्रडिक्शन है। वैसे धुरंधर मुसलमान भी देख रहे हैं। हाँ, ये भी नहीं है कि धुरंधर मुसलमान ना देख रहे हो। उसका कारण है वही कि ठीक है जैसा भी है, हम तो मनोरंजन के लिए देखते हैं। जी। तो हमेशा मनोरंजन जब कह रहे हैं तो वो सिर्फ उनके लाला जी की वाला मनोरंजन नहीं होता है, वो आम आदमी का भी मनोरंजन। बिल्कुल। और धुरंधर फर्स्ट तो शायद पाकिस्तान में बड़ी कामयाब रही है, बहुत देखी गई है। तो उस लिहाज से मनोरंजन पर से एक वैल्यू है जिसको लोग हासिल करना चाहते हैं, पैसे खर्च करके देखना चाहते हैं, और अगर सिनेमा में वो मिलता है। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि इस तरह की फिल्में जो जिसमें बहुत हिंसा हो और जिस हिंसा के पीछे किसी बहुत ही निकृष्ट किस्म की राजनीति हो, वो फिल्में तो नहीं बननी चाहिए। वो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। जैसे जवान फिल्म में भी हिंसा थी, लेकिन उसके पीछे एक सामाजिक बदलाव, सामाजिक चेतना, और समाज में जो गलत हो रहा है, किसी किसान ने आत्महत्या की है, किसी डॉक्टर को सताया गया है, किसी शिक्षक को सताया गया, ये वाले चीज़ें थी, और वो आम जनता से आ रही थी। उसमें कहीं कोई बाइनरी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की नहीं थी। तो वो भी है। बहुत कॉम्प्लेक्स है ये सवाल। सिनेमा एक बहुत बड़ा माध्यम है और उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। ऐसे में हम सिनेमा को सिर्फ बेहतर बनाने की तरफ ही ले जा सकते हैं, ना तो नकार सकते हैं, ना उसके अंदर कोई ख़ास तरह की आइडियोलॉजी ज़बरदस्ती डाल सकते हैं। मैं आपको एक बहुत ही साधारण फिल्म की चर्चा करता हूँ आखिर में, कि कपिल शर्मा जो है उसके एक फिल्म अभी है, देते प्यार दे। अच्छा। तो मनोरंजन के लिए बनाई गई फिल्म है, शुद्ध, जिसे मनोरंजन कहते हैं ना। उस मनोरंजन में क्या है कि वो एक लड़की से प्यार करता है। फिल्म का जो नायक है हिंदू है, एक लड़की से प्यार करता है, और वो लड़की मुसलमान है। अच्छा। हाँ,
ठीक है, तो न लड़की के माता पिता तैयार हैं और न इसके माता पिता तैयार हैं, ठीक है ना। तो लेकिन इन्हें करना है, लड़की ने कह रखा है कि शादी तो मैं तुमसे ही करूँगी, ठीक है। तो जब उसे शादी के लिए बैठाया जाता है, उससे पहले वो लड़की भाग चुकी होती है, ये सोच के कि उसके माँ बाप जो है शादी तो करेंगे नहीं इसकी। तो लेकिन वो लड़की के माँ बाप तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो लड़की भाग चुकी है तो उस एक दूसरी मुस्लिम लड़की को बैठा देते हैं और उसके साथ शादी हो जाती है। अब जब उसे ये मालूम पड़ता है कि ये तो कोई दूसरी लड़की से शादी हो गई है, तो प्रॉब्लम हो जाती है। उधर उसके पिता जो है, उसके नायक के पिता, वो उसकी शादी एक हिंदू लड़की से कर देते हैं, ठीक है। अब एक पत्नी उसकी जो प्रेमिका है उससे तो शादी हुई नहीं, एक पत्नी मुसलमान है, एक पत्नी हिंदू है। अब वो तो बड़ा फंस जाता है कि ये क्या हो गया। तब उसकी प्रेमिका का फोन आता है गोवा से कि तुम आ जाओ यहाँ पर, हम जो है चर्च में शादी कर लेंगे। तो वो भाग के वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ वो लड़की तो नहीं मिलती, लेकिन एक तीसरी ईसाई लड़की मिल जाती है, हे भगवान, क्या हो जिसको वो जान बचाता है और उससे शादी कर दी जाती है उसकी, ठीक है। फिर वो वहाँ से किसी तरह से मुक्त होता है तो उसकी प्रेमिका उससे मिल जाती है, लेकिन वो प्रेमिका जो है अब एक सिख परिवार में पहुँच चुकी है। ठीक है, कॉमेडी ऑफ एरर्स। कॉमेडी ऑफ एरर। लेकिन इस फिल्म में इंटरेस्टिंग ये था कि ये कहीं पर भी किसी को छोटा बड़ा नहीं दिखाया गया। वाह। हाँ, और ये बताया गया कि जिससे प्रेम हो उससे शादी होनी चाहिए। उसका अंत में कहना है कि मेरे तो जिससे मेरा प्रेम था उससे शादी की बजाय सबसे शादी हो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे हो गई। तो आप मनोरंजन के लिए इस तरह की भी फिल्में बना सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पर एक तरह से संदेश यही है कि सब मिलजुल के रहो। These are innocent social rom-coms, हाँ, है ना? ठीक है ना। कॉमेडी फिल्म थी वो फर्स्ट। जी। तो उसकी ये फिल्म OTT पर काफ़ी पसंद भी की गई। अब मैं देखूंगी। आज आपने मुझे बहुत सारी लिस्ट दे दी, विश लिस्ट मेरी बढ़ गई है। मैं देखूंगी ये फिल्में, खासकर आपने 21 कही, हाँ, तो वो फिल्म मुझे देखनी है। गुठली, ग्रेट शमसुद्दीन, हाँ, फैमिली देखिए, गुठली लड्डू देख सकते गुठली हैं लड्डू आप। देखते हैं। हाँ, और ये वाली कपिल शर्मा की ये फिल्म भी देखनी है फिर मुझे, जो एक मासूम कॉमेडी है जिसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। हालांकि पॉलिटिक्स हो सकने के सारे इम्कानात हैं, हाँ, लेकिन इसके बावजूद नहीं है। नहीं है, न लव जिहाद का नारा है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। समझ गई। बहुत खूबसूरत। चलिए, इस हैप्पी नोट पर आज की बात हम लोग ख़त्म करते हैं, और दर्शकों से भी ये अनुरोध रहेगा कि जब वो फिल्में देखें तो फिल्मों को में नीर शीर ज़रूर करें। किसको विलन बनाया जा रहा है, समाज में बाइनरी पैदा की जा रही है, काला और सफ़ेद की बाइनरी। उसमें काला कौन है और हर हालत में वो काला है, जो सफ़ेद है वो हर हालत में सफ़ेद है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि फिल्म देखते हुए सबसे पहले मतलब मनोरंजन के लिए ही देखें हैं वो भले ही, लेकिन ये ज़रूर देखें कि मनोरंजन के बहाने कुछ ऐसा तो नहीं पेश किया जा रहा है जो हमारे समाज को एकजुट रखने के विरुद्ध काम करे। ये बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर। बहुत जरूरी।